डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सेट नंबर 2। जिन बच्चों ने सेट नंबर 1 देख लिया है उन लोगों ने सेट नंबर 2 के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सेट नंबर 2। तो यहाँ पर जो आपका सेट है इसके पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। बाकी आपके सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं। उन सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट, और इधर साइडों में जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये थंबनेल, ये सारे के सारे बना दिए गए हैं, तो इनको आप बाद में देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन है ये। तो इस सॉल्यूशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, पहला है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले मैं अभाज्य संख्या के ऊपर बात बता दूं आपको एक चीज। इसमें से पूछा गया है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपली क्या पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ रहा है प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बारे में बताना। तो एक चीज़, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर में दो संख्याएं नहीं आती हैं, ना तो वो प्राइम में आती है ना कंपोजिट में आती है, यानी कि ना तो भाज्य संख्याएं हैं ना अभाज्य संख्याएं हैं। तो कौन सी संख्याएं हैं, वो दो पहले आपको याद रखनी है, जिंदगी भर याद रखना, कभी भी आपको चेंज नहीं करना है इसको। एक तो जीरो जो है आपका प्राइम नंबर भी नहीं होता और ये कंपोजिट नंबर भी नहीं होता, और एक आपका वन जो है ये भी आपका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर नहीं होता। यानी भाज्य और अभाज्य संख्याओं में ये दो नंबर शामिल नहीं किए जाते। तो ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन सी तो आपके गलत हो गए। अब बचते हैं 2 और 4 में। इसमें से अभाज्य संख्या बताना है। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसका फैक्टर एक भी हो और साथ साथ में वो संख्या जो खुद है, वो मतलब इटसेल्फ उसी नंबर से वो विभाजित होगा। जैसे कि आप एक जो है, अगर मैं दो का फैक्टर करना चाहूँ तो पहले दो का, अभी क्योंकि आपका एक तो है नहीं, काट दिया हमने, और सी नहीं है, इसको भी काट दिया। दो का फैक्टर लिखे तो 2 × 1 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि आपका इसका फैक्टर एक भी है और ये खुद एक संख्या जो जिसका हमने फैक्टर किया वो भी है। ठीक है, तो ये एक आपका आ गया। चार की बात करें तो चार को अगर हम बात करें तो चार को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2 × 1 भी लिख सकते हैं। तो देखो इसमें वन भी है, टू भी है, और फिर से दोबारा टू है, यानी कि चार को हम जो है भाज्य संख्या में काउंट करेंगे, कंपोजिट नंबर में आता है। तो बचा हुआ ऑप्शन एक ही है, वह संख्या जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो वही अभाज्य संख्या प्राइम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो है दो एक ऐसी संख्या है जो खुद से डिवाइड हो सकती है और एक से डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। यहाँ क्या पूछा गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज। तो टू इंटीजर्स यानी कि दो पूर्णांक अगर गुणा करेंगे हम तो उनका गुणनफल भी पूर्णांक ही होगा, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैं लिख देता हूँ इंटी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर हो गया ये। तो पूर्णांक जो है यानी कि दो पूर्णांक, टू इंटीजर्स, प्रोडक्ट जब निकलेगा तो इंटीजर ही निकलेगा। क्लियर हुआ। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, पूर्णांक। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दो पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक ही होता है। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, पाई किस प्रकार की संख्या है। हमने फर्स्ट सेट में डिस्कस किया था, पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या आपको मिल रहा है ऐसा कोई। देखिए प्राकृतिक संख्या ये नहीं है, ये ऑप्शन है नहीं। ठीक है, पूर्ण संख्या ये होती नहीं है, परिमेय संख्या ये होती नहीं है, ये होती है अपरिमेय संख्या, जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा गया है, पूछा गया था आपसे कि पाई जो है वो आपका किस टाइप का नंबर है, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज पाई। तो पाई इज ए इर्रेशनल नंबर, जो कि इसमें दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए वास्तविक संख्या जो है वो होती है आपकी परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। यानी कि जो आपके रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। यानी कि वो दोनों हो सकते हैं, परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। जब दोनों हो सकते हैं तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर आपका रैशनल और इरेशनल नंबर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा है ए तथा बी दोनों। तो यस, हम ए तथा बी दोनों को राइट कर देंगे।
आंसर आते हैं अब 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए क्या पूछा। 5 नंबर में पूछा गया 2 तथा 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या। अभी देखिए ध्यान से, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऑप्शन में पूछा क्या है। ऑप्शन में पूछ रहा है परिमेय संख्या, यानी कि ये रैशनल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, रैशनल नंबर आपको बताना है। रैशनल नंबर में देखिए सबसे पहले अभी अभी मैंने बात किया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि पाई जो है ये इररेशनल नंबर है, तो ये तो ऑप्शन है आपका। उसके बाद में अंडर रूट की कितनी भी संख्याएं होती हैं वो रैशनल नंबर नहीं होती हैं। अंडर रूट में जब भी अंडर रूट का साइन मिल जाए आपको तो ये सारे के सारे जो है रैशनल नंबर में नहीं आते, इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये भी इररेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं, दो संख्याएं नीचे दी गई हैं, जो सी है और डी है, इसमें से आपको परिमेय संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आप आसानी से परिमेय संख्या का अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी परिमेय जो है इसके 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अब दोनों में से कौन सी संख्या जो है आपको दो, मैं लिख देता हूँ, 2 से 3 के बीच में लाई करेगी। अब 2 से 3 मतलब 2 से तो ज़्यादा हो और 3 से क्या हो, कम हो, इसके बीच में आनी चाहिए। तो अब देखते हैं डिवाइड करके। 5 को डिवाइड करिए आप पहले 3 से, हम सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, एक ही बार जाएगा, बटे में आपका इसको माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ 0 लग जाएगा, फिर 3 6 18 यानी 3 6 18, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब ये 6 6 करके चलता रहेगा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 5/3 जो है ये 1.6 आ रहा है, जो कि 2 से ज़्यादा नहीं है। हमें 2 से ज़्यादा और 3 से कम चाहिए। अब आते हैं हम 5/2 पे, तो यहाँ पे 5 को डिवाइड करिए आराम से, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 बार चला गया, एक बचा, फिर पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 लगाया। अब कितना आ जाएगा, 2 5 10 यानी 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 10 कैंसिल आउट, 2.5 यानी 2.5 आ गया। तो 2 से 3 के बीच में 2.5 यानी 2.5 आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। तो आपका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, क्या पूछा क्या गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3। तो 2 और 3 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है वो आपको बतानी है। तो दो हमने ऊपर वाले काट दिए थे कि ये परिमेय संख्या थी ही नहीं, और नीचे वाली दो संख्याओं में से हमें केवल अंदाजा लगाना था, हमने डिवाइड करके चेक कर लिया और हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से मैथमेटिक्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स ईजी है, अदरवाइज मैथमेटिक्स सबसे हार्ड भी मानी जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 में देखिए क्या पूछा गया है। 6 में आपसे पूछ रहा है 2 की पावर -3 बराबर क्या। तो 2 की पावर -3 यानी कि 2 की घात -3 है, तो इसके बराबर क्या होगा। तो देखिए किसी भी संख्या की अगर घात यानी कि पावर जो है वो अगर आपको 2 की पावर -3 दे रखी है, तो इस संख्या को हम पहले ये पावर को माइनस वाले को हटा देते हैं, और इसका सिंपल सा तरीका होता है कि जो संख्या है उसको पूरे को घात के साथ में एक के नीचे ले जाएं, यानी कि 1/2 कर दूं तो ये संख्या इसके बराबर हो गई। यानी कि 1/2 बराबर होता है 2 की पावर -3। यानी कि अगर एक हटा दूं और डायरेक्ट इसको नीचे से, अभी नीचे आ गया, एक के नीचे आ गया, अगर इसको एक के नीचे ना लिख करके मुझे लिखना पड़े तो मैं इस तरह से लिखूंगा। यानी कि अगर मैं आपको एक और संख्या दूं, 5 की पावर -4 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए सीधा सीधा इसको एक के बटे में ले जाएंगे, बस इसको लिख देंगे सीधा सीधा, माइनस हट जाएगा, बस ये हो गया आपका 1/5 की घात 4, या 5 की घात, या 5 की पावर 4। अब समझ में आ गया आपको। इंग्लिश और हिंदी दोनों बता रहा हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा समझने में समय लग सकता है। जो इंग्लिश में समझते हैं वो इंग्लिश में समझे, जो हिंदी में समझते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1/2 की घात 3 है, यानी 2 की पावर 3 बार है, तो 2 गुणा 2 कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1/2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी 1/8 आता है इसको सॉल्व करने पे। तो 1/8 अगर हमारा आंसर है इसमें कहीं, तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी देखिए, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ। तो सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। हमने 2 टू द पावर -3 की वैल्यू निकाल ली। जब भी कोई संख्या, कैसी भी कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसको 1 अपॉन करके उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 1 अपॉन करने से क्या होगा, उसकी माइनस हट जाएगी, और माइनस हट जाएगी तो आपको संख्या नॉर्मल दिखेगी, आसान दिखेगी। नहीं तो आप माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आप गलती कर दोगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इनमें से कौन एक बहुपद है। बहुपद का मतलब आप जानते हो अच्छी तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में पूछ रहा है। देखिए पॉलिनोमियल में माइनस पावर नहीं आएगी,
तो यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन में जब आप पूरी पढ़ेंगे तो यहाँ x की पावर -1 दे रखी है, तो ये इक्वेशन नहीं होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है, उसमें माइनस पावर नहीं होती है। उसके बाद में किसी भी पॉलिनोमियल को हम अपॉन में नहीं लिखते हैं, यानी कि 4/3 या 2/4 या x/1 या एक की जगह x/4 यानी कि, और y/3 ऐसे, या 3/y, इस तरह की कोई संख्या बटे में नहीं लिख सकते हैं। तो आप देखिए सेकंड ऑप्शन भी आपका देखोगे तो 4/x लिखा हुआ है, तो ये भी आपका नहीं है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या नहीं होता, माइनस पावर नहीं होती है, और आपका इसको बटे में नहीं लिख सकते। साथ में पॉलिनोमियल में एक खास और बात होती है कि इसमें अंडर रूट भी नहीं आता है। मतलब इस टाइप की इक्वेशन में अगर कहीं अंडर रूट आ गया किसी भी पॉलिनोमियल में, यानी बहुपद में, तो वो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास सातवें ऑप्शन का आंसर सही सी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए सीधी सीधी पावर्स हैं, कोई भी इसमें आपका जो है नेगेटिव नहीं है। दूसरी बात, ये अपॉन में नहीं है, यानी कोई बटे में नहीं लिखा, कोई रूट नहीं है, सब कुछ सही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से आपसे यही पूछा गया। आठवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आठवें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया आपसे। आठवें क्वेश्चन में निम्न में से किस बहुपद का एक शून्यंक जो है 2 है। तो बहुपद के शून्यंक बताना है कि किसका 2 है, तो 2 आपको शून्यंक बताना है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज 2 एज इट्स जीरो। तो किसका जीरो है, तो देखते हैं पहले ऑप्शन को। x +2 है, x+2 = 0 है, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, यहाँ तो ये -2 आ गया, और हमें चाहिए क्या, 2 चाहिए, पॉजिटिव 2। अगले वाले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका x-2 = 0। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 2, यानी कि x का जो आपका ये वाला बहुपद है, इसका शून्यंक जो है 2 आया है। बाकी आप इसका करोगे तो इसका क्या आ जाता है, देखो x प्लस 3x प्लस में 2 = 0 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 3x तो इधर ही रह जाएगा, ठीक है, और आपका 2 उधर चला जाएगा, तो 2 माइनस का हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, -2 आ गया। यहाँ पे भी देखेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे गलत हैं। हमारे को सीधा सीधा आंसर एक जो मिल गया वो सेकंड ऑप्शन है। तो बस मैंने केवल नीचे वाले समझाने के लिए बताया आपका, लेकिन ऊपर ही आंसर आपका बी ऑप्शन में निकल गया था। x-2 = 0, तो x बराबर 2, और 2 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यंक है, 0 है। तो इसीलिए जो है हमारा आंसर जो है कौन सा आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में बहुपद x² - 3x³ -5 का घात है। अब देखिए इसमें पूछा नहीं है कि घात किसकी बतानी है। इसमें जब भी आपसे पूछे कि इसकी पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर जो है आपको बता देनी है। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर आपको क्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 3 है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है जो हमें बताना चाहिए, तो हमें बताना चाहिए कि x की पावर 3 जो है सबसे ज़्यादा है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, सिंपली द पावर ऑफ द पोलिनोमियल जो है यहाँ पे गिवन है। कौन सी पोलिनोमियल, x² - 3x³ - 5x की आपको घात बतानी है, यानी कि पावर बतानी है। पावर कितनी है, तो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वही पावर होगी। केवल इसमें डायरेक्ट पावर पूछा है। अगर वो पूछता कि आपका x की पावर बताओ, तो x की पावर भी हमारे को मैक्सिमम वाला ही निकालना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या का वो नहीं दिया। ठीक है, और इसका कोफिशियंट पूछता, कोफिशियंट मतलब होता है इसका जो आपके इसके साथ में गुणा हुआ है, जो x के साथ में। तो यहाँ पे x³ का कोफिशियंट पूछता है, x³ का कोफिशियंट पूछता है। तो यहाँ पे x³ के साथ क्या गुणा है, -3, तो ये आता है हमारे पास -3। पहले सेट में मैंने बताया था। अगर वो केवल x² का कोफिशियंट पूछता, तो यहाँ पे इसका कोफिशियंट क्या होता, इसका जो कोफिशियंट होगा, x² के साथ कुछ भी गुणा नहीं है, तो एक जो है इसके साथ आता है, हमेशा हर संख्या के साथ एक होती है, तो इसका एक कोफिशियंट। तो जनरली हमें केवल इसकी पावर बतानी थी, घात बतानी थी, तो घात सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी पावर होती है किसी इक्वेशन में, तो वो हमारा आंसर हो गया थर्ड, डी ऑप्शन। तो 10वां क्वेश्चन, इसमें पी एक्स की वैल्यू दे रखी है 5x² - 2x प्लस में 7 बराबर। तो यहाँ पे P1 का मान आपको बताना है, यानी कि P1 का मतलब हो गया कि Px, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो 1 है ये x की जगह रखो भैया। ठीक है, तो x की जगह जहाँ जहाँ 1 रखोगे तो वहाँ रख दो। तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 5 इंटू आपका यहाँ पे x² है, तो x² का मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है, 1, 1 का स्क्वायर, माइनस में फिर 2 इंटू फिर से आपका x है तो x रखा, फिर प्लस में 7 है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे देखो 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 गुना 1 5, माइनस में 2 इंटू 1 2, प्लस में आपका 7। अब इसको फिर से सॉल्व किया तो देखो
यहाँ पे आपका 5 में से ये 2 जा सकता है, तो यहाँ पे घटा दो, सीधा सीधा क्या करना है हमको, घटा देना है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 3 प्लस में 7 बचा हुआ था और दोनों को जोड़ा तो 10 आ गया। तो यहाँ पे आंसर जो है आपको दिख रहा है कि ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 10। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्स की जगह क्या रखना है आपको, 1 रखना है, बस यही बोला है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है 11वां, इसमें क्या है 2x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 5 में x की पावर 4 का गुणांक, यानी इसका कॉफिशिएंट पूछा है। ठीक है, इसमें क्या है, कॉफिशिएंट पूछा है, x टू द पावर 4 का कॉफिशिएंट आपको बताना है। द कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, कॉफिशिएंट या गुणांक वही होता है, अभी मैंने बताया, जो उसके साथ गुणा हो। तो x की पावर के साथ, x की घात 4 के साथ क्या गुणा है, तो यहाँ देखते हैं x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, और x की पावर 4 तो कहीं भी है ही नहीं ऑप्शन में। तो x की पावर जब है ही नहीं तो हम क्या आंसर बताएंगे इसका, तो आंसर हो जाएगा, इसके जब है ही नहीं तो 0 आंसर है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको, तो गुणांक है ही नहीं, x की पावर दिख ही नहीं रही है कहीं भी तो इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन 0। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अब 12 नंबर को देखते हैं। इसमें बोला क्या है, यदि किसी बहुपद यानी पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को अगर एक्स प्लस 2 से डिवाइड किया जाए, विभाजित मतलब डिवाइड किया जाए, तो शेष फल यानी रिमाइंडर आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको सेट 1 में भी कराया था, किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस 2 से। तो एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। समझ गए, तो एक्स प्लस 2 जिससे हमें डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वेट कर दिया, और इसको 0 के इक्वेट किया, तो यहाँ पर x को यहीं छोड़ दोगे और प्लस का 2 इधर है, तो जब इक्वेशन को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 0 है तो 0 में से -2 करोगे तो -2 ही आएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो -2, यानी x की वैल्यू हमारे को मिल रही है -2। तो इस -2 को जो है मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इक्वेशन पी एक्स की, तो यहाँ पे p और यहाँ पे x की जगह क्या डाल रहा हूँ, -2, तो यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बराबर में एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालना है, -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्या है, प्लस में x है, यहाँ पे डाल रहा हूँ प्लस में आपका 2, यानी कि x की जगह क्या रखना है, प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका साइन प्लस का है, तो मैंने तो यहाँ लिखो चलो प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये x है और x की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं -2। ठीक है, ये हो गया, और आगे क्या है, माइनस का फिर से 2 है, और यहाँ पर फिर से माइनस का 2। ये इक्वेशन है आपकी दी गई यहाँ पर सामने। इसी इक्वेशन में हमने x की जगह सारी वैल्यू केवल -2 रख दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, ये -2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे -2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, जब -2 गुणा -2 करते हो तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 4, तो यहाँ पे आ गया आपके 4। ठीक है, अब फिर प्लस और माइनस जब ब्रेकेट खुलता है तो माइनस प्लस का जो ब्रेकेट है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ पर जो है ऑलरेडी -2 पहले से है तो ये -2। अब यहाँ पर देखोगे तो 4 तो है ही, और -2 और -2 दोनों माइनस माइनस के साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन वही रहेगा। तो -2 और -2 माइनस का 4 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो शेष फल हमारे पास क्या मिलेगा, 0। तो आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन जो है हमारे 12वें का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपको निकालना आ गया। अब आप इसको बड़े तरीके से डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करके देखोगे तो भी आपको शून्य मिलेगा, लेकिन ये तरीका आपके लिए सूटेबल नहीं है। x² प्लस एक्स माइनस 2 ये तो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करना है, x+2 से, तो यहाँ लिखोगे x+2। अब इससे डिवाइड करोगे तो ये आपके साथ में गलती भी करवा सकता है, और ये सिंपली आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x को पुट करिए इक्वेशन में और आंसर निकाल लीजिए। वही जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होता है, सेट 1 में भी मैंने आपको करवाया था। तो रिमाइंडर निकालना था डिवाइड करके, ये हमारा हो गया रिमाइंडर सी। ठीक है, 0। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए अब 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या पूछा गया है, x² माइनस 9x प्लस के का गुणनखंड x -1 है, तो k की वैल्यू बतानी है। यानी कि यहाँ पे हमें गुणनखंड फैक्टर दे रखा है x -1, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x -1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी कि अब मुझे x की जगह पे 1 रख देना है, तो मुझे k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस इक्वेशन को लिख लीजिए। यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ मैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपको x² माइनस 9x प्लस में k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। x की वैल्यू रखिए 1, तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा में फिर से 1 और प्लस में k बराबर 0। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -9 इंटू 1 -9 ही होगा, प्लस में आपका k है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप k को यहीं छोड़ दीजिए और बाकी k को यहीं छोड़ देता हूँ, और -9 को उधर ले जाऊँगा तो ये 9 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है उधर ले जाऊँगा तो माइनस का 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में जो है 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में के की वैल्यू क्या आई, तो के की वैल्यू जो है हमारे पास आई 8। तो यहाँ पे ऑप्शन 8 देखिए, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल क्या बोला कि यहाँ पर इसने बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 13 नंबर में बोला कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के है, इसका जो है आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की, बस इतना है। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 का गुणनखंड आपको बताना है। तो गुणनखंड यानी फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी हम इसको समझ लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन फैक्टर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है इनको सही तरीके से सीखो, आराम से समझो, तब जाके आपको समझ में आएगा। आप जल्दबाजी करोगे नहीं आएगा फैक्टर। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं इसका फैक्टर निकाल करके, इस क्वेश्चन को मैं आपको सेट 1 में भी समझा चुका हूँ और फिर भी यहाँ पे हम फैक्टर करना जानते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस में आपको 6 दे रखा है। ठीक है, तो अब मैंने ये बताया था कि ये बाहर वाले का गुणा कर लो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, 1 गुणा 6, तो आपके पास में 6, यानी कि आपके पास फैक्टर 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टर 6 को हमें डिवाइड करना है कि अंदर वाला जो ये एक्स है ना, इस एक्स को ऐसे तोड़ो कि अगर उनको मैं गुणा करूं, यानी कि इसको मैं ऐसे तोड़ूं कि गुणा करने से, यानी कि इसको मैं अगर हिंदी में लिख दूं, गुणा करने से मुझे क्या मिले, 6 मिले, और इसी को तोड़ूंगा मैं दूसरे हिस्से से, मैं दोबारा और लिख रहा हूँ, प्लस या माइनस से हमें माइनस एक्स मिले। अब दोबारा समझना है आप, पहले अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, मेरे को तोड़ना केवल इस एक्स को है। इस एक्स को ऐसे तोड़ना है कि इसका गुणा करने पर 6 मिले, और अगर उसको प्लस माइनस करूँ तो वापस माइनस एक्स मिले। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे माइनस का 3x। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ प्लस का 2x। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर माइनस का 6 जो था, माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर बीच वाले को तोड़ दिया। इस एक्स को तोड़ करके जो है मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने, जो है ये एक्स है ना, एक्स को तोड़ करके हमने का ये हिस्सा बना, ये दोनों हिस्सा जो है एक्स ही बना रहे हैं। अब देखिए जोड़ करके, ये माइनस का 3x है, प्लस का 2x है, तो माइनस का x ही बचेगा, यानी कि -3x में से -3x में +2x जोड़ोगे तो माइनस का 1x ही मिलेगा। ये तो आपको पता है, यानी कि -3 + 2 क्या होता है, -3 + 2 बराबर क्या होता है, माइनस का 1। सही है, -3 में से +2 जोड़ोगे तो ये माइनस का जो साइन होता है, जो उसमें से हमारा जो है जो माइनस का होता है उसका साइन लग जाता है और जो है घट जाती है। तो यहाँ पर जो है आपके पास -1, यानी कि -1 की जगह क्या है, -x। यहाँ पे अभी x नहीं है तो x लिखते, अगर x लिखते तो यहाँ पे x आ जाता। तो यहाँ पे देखिए माइनस का x तो मिल गया। अब देखो 3 गुणा 2 क्या होता है, 6। तो मेरे को इन दोनों का गुणा से 6 भी मिल रहा है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 मिल रहा है। और इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ता घटाता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, -x। ये चीज़ समझ में आ गई। तो आप फैक्टर कोई भी कर सकते हो, बीच वाले फैक्टर को आप देखना 2-4 अपनी बुक से उठाना, करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैंने इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे मैं ये आपका क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से अब इन दोनों में से केवल 2-2 के जोड़े बना लेता हूँ। अभी देखो इधर इस लाइन को हटा दिया, अब मैं इसको 2-2 के जोड़े बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे इंक चेंज कर दूँ आपके लिए, थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा समझने में मेरे हिसाब से। यहाँ देखिए, अब मैं इसको लूंगा एक साथ और इसको लूंगा एक साथ। तो यहाँ पे देखिए, इसमें से दोनों में से, इस दोनों जोड़ों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो मैंने x को बाहर ले लिया। अब बचा क्या, अगर मैंने यहाँ से x लिया है बाहर तो एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर बनाने के लिए x गुणा x, यानी कि वहाँ पे क्या बच गया, वहाँ पे x बचा, यानी x गुणा x करता है तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। सही है, अब मेरा माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 3 × x है, और मैंने x बाहर, इस 3x में से x बाहर ले लिया तो बचा क्या, -3, तो -3 आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास अगला जो है जोड़ा ये लेंगे, इस जोड़े को देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम इसका जो साइन है वो लगा देंगे। तो यहाँ प्लस का 2 है तो प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब जो है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है जो हम बाहर ले सकते हैं, तो देखो इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x तो बाहर नहीं ले सकते। हमें क्या लेना है, 2 अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे x बच जाएगा, और जो है 2 इंटू 3 करूंगा तो 6 आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 ले लिया मैंने बाहर, और यहाँ पे क्या बचा, x बचा, फिर माइनस का साइन है, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पर अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो देखो 2 गुणा -3 तो क्या हो जाता है, -6। 2 गुणा -3 तो -6, और 2 गुणा x तो +2x इंटू x तो क्या हो जाएगा, 2x।
समझ में आया? तो इस तरह से मैंने इसको कॉमन लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो एक तो मैंने ब्रैकेट वाला ले लेना है, तो ब्रैकेट वाला क्या है, x-3 है। एक तो ये गुणनखंड आ गया, और एक गुणनखंड बाहर वाला ले लूंगा, तो एक x है और एक प्लस का 2 है, तो x+2। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन कहीं मिलेगी तो वो हमारा आंसर सही है। पहले में माइनस का नहीं है साइन, क्योंकि हमें x-3 चाहिए। x-3 इसमें नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, इसमें भी x-3 नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें x-3 है लेकिन x+2 चाहिए, ये भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारे पास देखो x-3 इसमें है और x+2 भी है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो गया 14वें क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे आपको क्या बताना था, सिंपली आपको जो है इसका आंसर बताना था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा होगा, अगर आप शांति से समझ रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो शुरू होगा उसमें क्या बोला गया, आकृति को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, कार्टेशियन फॉर्म दिया गया है, एक्स और वाई एक्सिस जो आपका ग्राफ बनता है वो वाला दिया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है इस साइड में, यहाँ पर इस तरफ जो है आपका क्या होता है, एक्स जो होता है ना, इस तरफ एक्स इस वाले डब्बे में, यहाँ पर यानी कि इस वाले डब्बे में, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के ऊपर ऊपर इस बीच में जो होता है आपका x प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। ठीक है, इधर जाइए। अब यहाँ से इस y के कोने से लेकर यहाँ तक के इस तरफ के डब्बे में, यानी ऊपर वाला ये डब्बा, इस डब्बे में जो होता है आपका y जो होता है वो प्लस का होता है और x जो होता है वो नेगेटिव। क्लियर हुआ? अब आ जाइए नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ x से लेकर के यहाँ y तक। तो इस x और y के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी, तो यहाँ पे माइनस का x होता है और माइनस का ही y होता है। ठीक है, अब इधर आ जाइए। इधर जो है आपका इस वाले डब्बे में x से लेकर के इधर y तक, इस वाले डब्बे में, ये जो डब्बा दिख रहा है आपका चौथा डब्बा जिसमें s लिखा हुआ है, ये वाला डब्बा जिसमें b लिखा है, वो डब्बा में दोनों दोनों प्लस होते हैं। जिसमें m लिखा है इस डब्बे में आपका y प्लस होता है, x नेगेटिव होता है। जिसमें l लिखा है इस डब्बे में नेगेटिव y x भी नेगेटिव रहेगा, y भी नेगेटिव रहेगा। मैं बताऊंगा कैसे, अभी हम करेंगे। और जो आपका s वाला डब्बा है इसमें x जो है ये पॉजिटिव रहता है, तो मैं x पॉजिटिव ले लेता हूँ, और y जो है नेगेटिव रहता है। तो इस तरह से आपके ये डब्बे परफॉर्म करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिंदु L का निर्देशांक क्या है? बिंदु L देखो, बिंदु L तो ये रहा। ठीक है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट के निर्देशांक, यानी कि हमें इस पॉइंट के जो है x और y बताने हैं। ठीक है, तो x और y, तो x देखिए, x वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। तो L से चलिए x की तरफ, x कहाँ है, ये रहा। x का कहाँ पे इस L वाली पॉइंट ने कहाँ काटा है, -5 पे। तो मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू मुझे -5 चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कर्व को ऊपर करता हूँ, ऑप्शन में -5 देख, -5 आ गया। -5 यहाँ पे x मिल रहा है मेरे को, x की वैल्यू क्या चाहिए थी, -5 मिल गया। अच्छा, अब y देखना है, तो y L से y की तरफ जाएंगे, y वाली लाइन जो बड़ी वाली लंबी वाली लाइन है ये वाली है। तो y L से y की तरफ जाओ, देखो ये y की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आए -4, तो -4 देखने को मिल रहा है, यस -4 भी y मेरे को देखने को मिल गया। तो मेरे जो आंसर है L का निर्देशांक मिल गया x और y की, -5 और -4, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। निर्देशांक का मतलब आप जानते ही हो, मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम को बताना पड़ेगा। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ L आपको बताना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ L जो है आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू होती है। x और y की वैल्यू आप पढ़ना आना चाहिए। मैंने बताया कि इस डब्बे में जहाँ L है, यहाँ पे क्या होगा, x भी माइनस का होगा और y भी माइनस का होगा। देखो यहाँ पे आंसर में x भी माइनस का आया है, y भी माइनस का आया है। ये समझ लोगे तो आपको आसान होगा। समझ में आ गया? आगे देखिए और भी मजा आएगा, समझ में आ जाएगा। और चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, बिंदु S की कोटि क्या है? अब यहाँ पे मैं ये ग्राफ थोड़ा सा इधर लेके आ गया आपके लिए, क्योंकि आपको समझने में आना चाहिए कैसे भी करके। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसमें बिंदु S देखिए, बिंदु S किधर है, बिंदु S आपका ये है। ठीक है, तो बिंदु S की कोटि, कोटि का मतलब क्या होता है? तो इसमें आपसे समझ लीजिए कि आपसे सिंपली सिंपली पूछा गया, एक तो आपका होता है एप्सिका और एक होता है आपका जो है एप्सिसा बोलते हैं, एप्सिका भी बोलते हैं। ठीक है, एक ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एक्स जो होता है एप्सिका होती है। तो आपका 16वां जो क्वेश्चन है इसमें आपसे ऑर्डिनेट पूछा, सॉरी कोटि पूछी है, यानी कि एप्सिका पूछा है। कोटि मतलब होता है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी है आप चेक करिए 16वें क्वेश्चन में। सामने जो आपका एस है, इस एस पे आप एक्स की वैल्यू की तरफ मूव करिए। एक्स की वैल्यू जो है आपका वो कोटि बता देगी, सॉरी कोटि नहीं, कोटि आपकी वाई की वैल्यू होती है। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। भुज जो होता है वो एक्स की वैल्यू। ठीक है, कोटि क्या होती है, कोटि जो है ये वाई की वैल्यू पूछता है, और भुज जो है ये आपका एक्स की वैल्यू पूछता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, अब आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे।
तो इसको हम बोलते हैं एप्सिका, भुज को बोलते हैं एप्सिका, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जो है वाई, यानी कि वाई की वैल्यू हमें एस से बतानी है, तो एस से वाई की तरफ चलिए, तो एस से वाई की तरफ में चला तो यहाँ पे -4 आया। मैंने आपको बताया था कि एस की तरफ वाई कैसा होता है, तो माइनस का होता है। यहाँ पे देखो ये रहा माइनस का, तो वाई भी माइनस की वैल्यू आई, यानी कि वाई की वैल्यू क्या है, -4। -4 कहाँ पर है, तो आपका -4 जो है वो बी ऑप्शन है। तो 16 नंबर का जो हमारा आंसर आ गया वो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से। बिंदु बी की भुज बताना है, यानी कि अब आपको एप्सिका बताना है। एप्सिका जो है एक्स की वैल्यू होती है। तो बी पे चलिए, पहले बी पॉइंट ये रहा, ठीक है, बी पॉइंट इधर रहा, और ध्यान रखिए कि इस वाले डब्बे में बी जहां लिखा है उधर क्या होता है, एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। अब चलिए देखते हैं, हमें पूछा क्या, एक्स की वैल्यू, सीधी सीधी एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 4। सीधी सीधी बी पॉइंट से आइए नीचे की तरफ एक्स पे, तो एक्स की वैल्यू है 4, तो एक्स की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 कहाँ है, डी पे, तो डी अपना ऑप्शन 17 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 नंबर। अब इस ग्राफ को हम लेके आते हैं नीचे, ताकि यहाँ पर भी हम इसको ढंग से पढ़ेंगे। 18 नंबर देखिए, निर्देशांक जो है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपको दे रखे हैं, तो निर्देशांक जो है 3 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ध्यान से देखो, समझो कि यहाँ पर ये 3 क्या है, 3 जो बता रहा है ये 3 है आपका x, ठीक है, और -4 क्या है, -4 क्या है, y है, ठीक है। ये तो बताया है मैंने कि आपका x होता है फिर y होता है, तो x -3 है और y -4 है। तो यहाँ पर कौन से ऐसा बिंदु है जो x पर 3 है, पहले देखते हैं x पे 3। x पे 3 देखो, एक तो यहाँ पर भी है, ठीक है, x आपका 3 पर है ना, ये रहा एक पॉइंट, तो ये है, और एक पॉइंट आपका 3 का ये है। ये तो दो चीज़, तो हमें दो जगह x जो है 3 मिल रहा है, पॉजिटिव देखना है। तो अब देखो 3 की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो हमारा बिंदु तो मिल गया कि x जो है यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का x है। और मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था कि प्लस का x, देखो इधर इधर क्या होता है, x माइनस होता है, तो इधर वाला तो लेंगे नहीं, ठीक है, इधर भी x माइनस होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ इधर x माइनस होता है, तो x इधर प्लस है दोनों तरफ, देखो x इधर भी ऊपर ही प्लस है, x इधर नीचे भी प्लस है, तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर ये आ गया। अब दूसरी क्या है, -4 देखना है, -4 यानी कि -4 किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, -4 ये रहा। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें जो है ये कहाँ पे मिल रहा है, तो हमारे को बी पॉइंट जो है ऐसा मिल रहा है जिसपे 3 और -4 आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये एस पॉइंट जो है ऐसा इकाई है जहाँ पर एक्स मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और वाई जो है -4 मिल रहा है। ये अगर आप देख लो तो ध्यान से समझ जाओगे, एक बार देखो ध्यान से, एस बिंदु जो आपको क्या कह रहा है, तो एस बिंदु जो आपको कह रहा है कि आपका 3 और -4 इस बिंदु पे आ रहा है। बस यही चीज आपको समझानी थी। आगे समझ में, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्तिकीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। अगर हम बात करें तो इसको क्या बोल रहा है, कार्तिकीय तल मतलब कार्टिजन, कार्टिजन प्लेन में क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पूछ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कार्तिक के तल में, यानी कि इस पूरे तल में, इसको क्या बोला, कार्टिजन बोलते हैं, ठीक है। कार्टिजन जो ये प्लेन है पूरा का पूरा कार्टिजन प्लेन है, जिसके ऊपर एक्स और वाई एक्सिस बनती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ये पूरा ग्राफ जो दिख रहा है आपको बॉक्स सा, ये पूरा बॉक्स जो है, ये पूरा बॉक्स, ठीक है, ये पूरा बॉक्स क्या है, कार्टिजन प्लेन है, ठीक है, इसके अंदर एक्स और वाई आता है। अब ये बोल रहा है कार्तिकीय तल में क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और वाई एक्सिस होती है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, लंबवत, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्स है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या इंग्लिश में लिखा होगा, एक्स, ये लिखा होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, यही बताया मैंने आपको देख के। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, सभी को पता है मूल बिंदु जो होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं उसी को हम मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु जहाँ पे कटी हुई होती है वहां पर सबकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसलिए यहाँ पे देखो जीरो है, ऊपर भी आपका जीरो है, जीरो के बाद एक यहाँ पे आ रहा है, नीचे जीरो के बाद एक यहाँ पे आ रहा है, इधर लेफ्ट में जीरो के बाद एक इधर आ रहा है, और इधर भी राइट में जीरो के बाद एक, यानी कि जीरो ही मेन बीच में है, बाकी उसके आगे पीछे सब कुछ जो है सेम है ना। तो यानी कि आपका जीरो जो है इसके कोऑर्डिनेट है, तो जीरो एक्स भी है और जीरो वाई भी है। तो यहाँ पर चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन जो है 20वें नंबर का हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 नंबर पूछा गया है। यदि 2,
5 रेखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k का एक हल है तो k का मान, यहाँ पे क्या दिया गया, ये आपका दिया है x और ये दिया गया है y, है ना। ब्रैकेट में जो चीज दी जाती है x और y के मान होते हैं। तो मुझे x पता है 2 दे रखा है, y मुझे पता है कि 5 दे रखा है, तो मैं इस समीकरण में x और y की वैल्यू रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ रखता हूँ x की जगह, x की जगह कितनी है 2, तो 2 इंटू में आपका कितना है 2, ठीक है 2 तो है यही है, और x की जगह क्या रखा 2, प्लस में y की जगह कितना है 5 रखना है, तो मैं y की जगह 5 रखता हूँ। मैं मिटा देता हूँ इसको और इसकी जगह जो है हम 5 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं +5 बराबर है k, ठीक है। तो आप देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 4 + 5 9, यानी k की वैल्यू कितनी आ रही है 9, यानी कि 2 से 2 का गुणा करोगे तो 4 आ गया, ये तो 4 आ गया गुणा करने से, प्लस में कितना है इसके साथ में 5 है, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी कि k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 9 आनी चाहिए। k की वैल्यू 9 में सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। यही चीज पूछा है, मूल बिंदु यानी कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे क्या बोला है कोऑर्डिनेट, निर्देशांक को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और मूल बिंदु को बोलते हैं इंग्लिश में ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है 2 और y रैखिक समीकरण यानी कि 2 and 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे जो दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू k का एक हल है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो k का मान क्या होगा, तो k की मान अभी हमने निकाला 9 होगा। आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पे। दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप जो है आपको बताना है, ये भी हमने देखा था पिछले वाले सेट में कि दो चर क्या होता है। दो चर जो सारे x a से लेकर के आपका z तक ये सारे के सारे चर होते हैं, यानी कि आपका कोई भी दो अल्फाबेट आने चाहिए जो दो चर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि दो चर बताया गया आपसे। अब मानक रूप बोल रहा है, मानक रूप में जो है हमारा एक्चुअली जो है ए को हम कांस्टेंट लेते हैं। हमारा अगर मैं जनरली बताऊं, हम बड़े होकर के भी पढ़ेंगे, तो हमारा एक्स वाई और जेड ये जो तीन हैं ये हमारे चर होते हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो एक्स ए से लेके और आपका यू वी डब्ल्यू तक होते हैं, ये सारे के सारे जो है कांस्टेंट माने जाते हैं, यानी कि वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। तो हम आप जनरली समझ लिए कि एक्स वाई जेड जो है चर होते हैं। तो यहाँ पे क्या माना है चर, चर मतलब जो है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को बोलते हैं हम चर, ठीक है। तो वेरिएबल दो चर यानी टू वेरिएबल्स, यानी कि क्या पूछ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आप देखते हो हर समीकरण में बदलती रहती है। तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई कहाँ मिलेंगे, इसमें ए और बी है। ए और बी मैंने बताया कि इनके मान फिक्स होते हैं, इनके मान हम नहीं निकालते हैं, ए और बी दिया रहता है। जैसे कि आपको 4x + 5 दिया हो, तो इसमें ए क्या है 4 है और बी क्या है 5 है। एक्स की वैल्यू नहीं दी है तो एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ पर एक्स तो दे रखा है, लेकिन हमारे को कितने चाहिए चार, दो दो वेरिएबल चाहिए। एक्स एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल और होगा कहीं, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो हमारा बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट इक्वेशन जो दो चर के रैखिक समीकरण का है वो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपका रैखिक समीकरण है लीनियर इक्वेशन। ध्यान रखोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें पावर आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है? तो यहाँ पे आपका 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 का मानक रूप जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर जो है ए बी और सी का मान बताना है। तो अभी भी मैंने बताया एक्स वाई और जेड के साथ, यहाँ पे देखो ए इसमें आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू बता रहा है। तो अब देखो एक्स के साथ क्या है ए, तो एक्स के साथ जो वैल्यू है वो हमारा ए आ गया, ठीक है। अब y के साथ b है तो b, y के साथ जो हमारी वैल्यू है वो हमारा b आ गया, और जिसके साथ कुछ नहीं है वो c है, तो c जो हमारा ये आ गया। अब देखते हैं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू +3 और c की वैल्यू +7 कहाँ पर है। हमारा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू +7 नहीं है, इसमें -7 है ये गलत है, इसमें -7 है ये भी गलत है, इसमें 2 3 7 ये सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें आपका माइनस है इसीलिए गलत है। देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह है ही नहीं, अगर -7 होता तो सी बराबर -7 होता। तो ए बी सी समझ गया ना, इससे कंपेयर किया हमने इस इक्वेशन को, इससे कंपेयर किया है, तो हमारा ए बी सी की वैल्यू पूछा है, ए बी सी की वैल्यू पूछा है। इससे देखो ये इससे तुलना करने की बात कह रहा है, तो ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है और सी की जगह क्या है, यही हमें बताना था। अगर कुछ माइनस हुआ होता तो उसको हम माइनस लिखते, अगर ये -3 होता तो बी -3 लिखते, याद रखना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर बी -3 होता तो यहाँ पे ऑप्शन आपका चेंज होता और ये भी आपका इक्वेशन सारे आंसर्स चेंज हो जाते, ठीक है, तो वो बात अलग है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। 23 नंबर का आंसर आ गया सी। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर देखिए, x बराबर 2 है, y बराबर 4 है, तो निम्नलिखित में से रेखिक समीकरण का हल कौन सा का है ये,
यानी कि यहाँ पे x और y की वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पे आपसे बोल रहा है x बराबर 2 लेना है और y बराबर 4 लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 प्लस में 4 रखूँ तो ये 7 नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर 2 रखूँ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 और 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है 2, तो 2 रखूँ और प्लस में y की जगह क्या रखना है 4 रखना है, तो प्लस में y की जगह अगर 4 रखता हूँ तो ये भी नहीं होगा, 3 दूनी 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं x की जगह क्या रखना है 2, तो 2 रख दिया, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 3 है, इंटू में क्या है y कितना है 4, तो यहाँ पे रख दिया 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा, ये भी नहीं है सही। यहाँ पे रखते हैं हम x की जगह 2 रखना है, प्लस में आपको 4 दूनी 8, यहाँ पे आपको रखना है 2 इंटू आपको क्या रखना है 4, 4 रखा। ये कितना आ गया 4 दूनी 8 और प्लस 2 10, तो 10 के बराबर ये आ गया। यानी कि इस इक्वेशन में वो ये मान रख रहे हैं तो वो 10 के बराबर आ रहा है, तो हमारा इक्वेशन जो है सही है। समझ में आ गया, एक्स और वाई की वैल्यू जिस इक्वेशन में फिट हो जा रही हैं वही हमारा इक्वेशन का हल है, तो वही हमारा आंसर होगा। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम 25 नंबर, रेखिक समीकरण 4x माइनस 6y बराबर 8 का एक हल है। तो यहाँ पर फिर से आपको x, देखिए ये x और y है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका ये x और y है, इसमें नीचे वाला में ये x और ये y है, और इस वाले में आपका ये x और ये y, ठीक है। तो अभी सभी जगह आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, आप इसमें वैल्यू रखिए कि वो 8 के बराबर सिद्ध हो जाए। देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 3 रखूँ तो ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 माइनस और 6 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12 और 6 12 6 तिहाई 18, ठीक, 18 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है 12 माइनस 18, तो ये तो आ रहा है माइनस का 6, तो ये तो 8 के बराबर नहीं आया। तो अब मैं 5 और 4 रखता हूँ, तो यहाँ पे रखता हूँ 5, एक्स की जगह 5 रखा तो 5 गुणा 4 कितना हो गया 20, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं कितना 6 गुणा 4, ठीक है, क्योंकि एक्स की जगह पहले हमने 5 रखा, अब हम रख रहे हैं एक्स की जगह वाई की जगह 4, तो वाई की जगह 4 रखिए 6 गुणा 4, तो वाई की वैल्यू 6 इंटू 4 6 24, तो ये भी आपका माइनस का 4 आ गया, ये भी 8 नहीं आया। यहाँ पे देखते हैं 5 और 2 रख के, 5 और 2 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो 5 और 2 रखें तो समीकरण का जो है हल आपको बताना है। तो इसमें रखा, अगर मैंने 5 रखूँ तो ये हो गया 4 पंजे 20, ठीक है। माइनस में यहाँ पे क्या रखना है आपको, बोल रहा है 2, 2 रखो, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 रखूँ तो ये आ गया 8, 20 में से 12 गया 8, यानी कि ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, बाकी आप कुछ भी रखोगे नहीं आ रहा है 8, हमारा बी ऑप्शन जो है 25 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। समझ में आ गया ना, एक्स और वाई की वैल्यू रखते जाइए और करते जाइए, ये सारे एक्स वाई हैं, एक्स वाई है, पहले मैंने इसको रखा नहीं आया 8, फिर इसको रखा सी को रखा नहीं आया था 8, और बी को रखा तो 8 आ गया, तो हमारा आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर आप इसी तरह से करेंगे तो आपको आसानी होगी, और मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस मांगती है, बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स को करना आसान नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं 26। 26 में क्या पूछा गया आपसे, यदि बिंदु 4 और 7 जो है 2x माइनस वाई बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित हैं तो के का मान आपको बताना है। फिर से वही कार्यक्रम जो है आपको यहाँ पे दिया है, ये x और ये y, तो x और y की वैल्यू रख दीजिए। तो मैं यहाँ रखता हूँ 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, 4 रख दिया, माइनस में y की वैल्यू दे रखी है 7, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 माइनस 7 बराबर के, यानी कि 1 बराबर के की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 26 का हमारा करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आपसे पूछा क्या गया है 27 नंबर, इसमें रैखिक समीकरण x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा ये पूछा है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये चीज आपको। चलिए इसको समझते हैं कि क्या मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया था, y अक्ष पे पूछा है, यानी कि x का निर्देशांक इसमें 0 होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर y अक्ष पे पूछा है तो यानी x तो 0 है, x बराबर यहाँ पे मैं अगर मैं लिखूँ x कोमा y के ये निर्देशांक आपको बताना है। तो इसमें हमने देखे ये y अक्ष पे पूछ रहा है तो y की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन y अक्ष पे निकालना है तो y अक्ष पे हमेशा x 0 होता है, तो ये हो गया आपका x 0, और y हमें निकालनी है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए 0 और y, तो 0 और y की जगह मैं x की जगह क्या रखना है यहाँ पे 0, ठीक है, प्लस में यहाँ पर y की जगह y रहेगा, तो 3y बराबर 6, तो यहाँ पे आ गया 3y बराबर 6, क्योंकि 0 का 0 ही रह गया, तो y बराबर क्या हो गया 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, तो y बराबर 2, तो y बराबर 2 लिख दूंगा, तो 0 तो x था ही और y की वैल्यू कितनी आई 2, तो 0 और 2 कोऑर्डिनेट जो हमारा आंसर है डी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा आंसर है 27 नंबर।
तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस अगर है, वाई अक्स का पूछता है तो एक्स जीरो होगा। अगर ये एक्स अक्स पे पूछता तो हमारा जो एक्स कोमा वाई है इसमें से कौन सा जीरो होता। जब एक्स पे पूछता तो एक्स की वैल्यू तो निकालनी थी, जीरो क्या हो जाता वाई, ठीक है ना। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बन जाते एक्स कोमा जीरो। अब एक्स कोमा जीरो होते तो मैं एक्स की जगह क्या रखता, एक्स रखता, और वाई की जगह क्या रखता, जीरो रखता। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाती, 6 आ जाती अगर पूछता तो ये सिंपल हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से वीडियो को समझना, सेट नंबर 1 को भी समझना तो आपको आसानी होगी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 28 नंबर, 80 डिग्री का संपूरक कोण का मान क्या होगा। 80 डिग्री का संपूरक कोण पूछा गया है, सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है ना, सिंपल सी बात है। सप्लीमेंट्री एंगल 80 का, आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, संपूरक कोण पूछा है। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है, सीधा सीधा आपसे बता दूं। संपूरक कोण, पूरक कोण नहीं पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री पूछा है, ध्यान रखना। आपके फर्स्ट सेट में कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री पूछा है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जब कोई दो एंगल्स यानी एक्स प्लस वाई बराबर मिल करके 180 डिग्री मिल दे दें। तो यहाँ पर देखो एक एंगल क्या बोल रहा है 180, मान लो कि एक्स या वाई कोई भी 80 डिग्री है, तो 80 प्लस में वाई बराबर 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू यानी दूसरा एंगल क्या होगा, इसका दूसरा संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 180, और यहाँ पे 80 इधर था तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 100 डिग्री। तो आपका आंसर बी जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। सप्लीमेंट्री एंगल में यानी संपूरक कोण में दो एंगलों का योग 180 होता है, वहीं जबकि आपका केवल पूरक कोण होता तो दो एंगलों का योग x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री हो। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों में ध्यान रखना। ये पूरक कोण है, ठीक है, ये पूरक है और ये समपूरक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पूरक और संपूरक में क्या अंतर होता है। अगर एक दिया है तो दूसरे को उसमें से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं 29 नंबर पे, वह कोण 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होता है कहलाता है। अभी अभी मैंने आपको समझाया, लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। न्यून कोण होता है या फिर समकोण होता है या फिर अधिक कोण होता है या सरल कोण होता है। तो सभी को पता है 0 से 90 डिग्री के सारे एंगल्स को हम न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। तो हमारा 29 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यून कोण, है ना। 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे न्यून कोण होते हैं, यानी कि हम उनको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। यही पूछा है यहाँ पे, सप्लीमेंट्री एंगल पूछा था, यहाँ पे आपसे दोनों के बीच का एंगल पूछा है, और दोनों के बीच में जो एंगल लाई होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण के नाम से हिंदी में जाना जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगना होगा। यहाँ पे ध्यान दो, संपूरक कोण का दुगना होगा, ठीक है। उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगना होगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि उस कोण का माप आपको बताना है। अगर हम इसको इंग्लिश में समझे तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल विच इज ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच इज ट्वाइस, जो संपूरक कोण का दुगना हो, ठीक है, विच इज ट्वाइस द सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं। मान लो कि मुझे सप्लीमेंट्री इसका 80 का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना था, तो हम क्या करते थे, जो एंगल दिया होता है उसको 180 में से घटाए थे, तो यानी कि 80, 180 माइनस 80 कर रहे हैं, यानी कि अगर ये x होता तो 180 माइनस एक्स करते। तो माना यहाँ पे दिया ही नहीं गया कि उस कोण का मान, तो माना कि उस जो एंगल है वो x है, यानी कि 180, मतलब मुझे वो संपूरक कोण ज्ञात करना है, यानी कि इस 80 का जो है संपूरक कोण क्या होगा, यानी कि उस x का संपूरक कोण क्या होगा, 180 में से यही एंगल घटा देते हैं तो माइनस में x कर दूंगा। अब क्या बोल रहा है ये कि उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का दुगना हो, यानी कि x जो है वो इसका दुगना हो जा रहा है, 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ, x बराबर क्या हो जाएगा, 180 गुणा 2 कितना होता है 360, माइनस में x गुणा 2 कितना होता है 2x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, इस x को 2x माइनस का है उधर ले जाता हूँ, x एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर तो x पहले से ही था, ये माइनस का 2x जो है ये इधर से इधर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2x, ठीक है। ये बराबर आ जाएगा 360, यहाँ पे आ जाएगा ये 3x बराबर 360, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 360 बटे में आपका कितना आ गया 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120, यानी कि 120 जो है, 3 से 360 को काटोगे तो 120 आ रहा है, ठीक है। तो 120 जो एंगल है वो हमारा वो संपूरक कोण होगा, उस कोण का माप ये 120 होगा। समझ में आया, अभी समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर हुआ।
अगर मैं निकालूं 120, यानी कि वो x जो है जिसको हमने निकाला वो यहाँ पर x जो है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा x बराबर क्या आ गया कि 180 माइनस 120, जो इसका संपूरक कोण हो गया यानी कि 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री अगर 120 में जोड़ता हूँ तो वापिस से 180 बन जाएगा। यानी इसका संपूरक कोण क्या है 60, लेकिन 60 क्या है इसका दुगना बोल रहा है, ये दुगना होगा तो 60 का क्या हो गया 120। तो ये आंसर आ गया हमारे पास में, ए ऑप्शन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में नीचे दी गई आकृति, यहाँ पे नीचे दी गई आकृति एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक्स वाई देखिए, ये एक्स और ये वाई है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर एक्स, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं जो है एक्स वाई तथा एम एन, ये वाली एम है और ये है एन, लिखा हुआ है सब कुछ। ये दोनों एक इस ओ पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, पी ये वाला पी, फिर ये ओ, और फिर वाई, पी ओ वाई ये वाला इसने 90 डिग्री दे रखा है ये। तो यहाँ पर और ए अनुपात बी, यानी कि ए अपॉन बी बराबर दे रखा है 2/3। इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी, ए रेशो बी इक्वल्स टू 2/3। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको सी की वैल्यू बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, हमें ये पता है, देखिए कि ध्यान रखना कि हमें क्या दिया है कि ये चीज़ जो यहाँ पर एक लाइन की ये पूरी रेखा जो होती है कितनी होती है 180, सभी को पता है, समझ में आ गया होगा। तो ये ए है, ये बी है, और ये क्या मान सॉरी यहाँ पर ये सी है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो पूरी रेखा होती है ये कितनी होती है आपकी, तो ये होती है आपकी 180 डिग्री। तो अगर मैं बोलूँ कि आपका ए प्लस बी प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी और जो है ये कितना है 90 डिग्री है, तो ये 180 है। तो ये तो हमारा आ गया, ये टोटल 180 के बराबर होता है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं निकाल लूँ कि ए और बी में से कोई भी मुझे मिल जाए तो मैं सी भी निकाल सकता हूँ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये वाला आपको विधि ज़्यादा मुश्किल लगेगा तो मैं आसान विधि बता देता हूँ, उसको कर लीजिए, वो सबसे ज़्यादा ईजी है। चलिए इसको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ही आपके पास में। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल यानी पी से लेकर के ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दे रखा है आपको क्वेश्चन में, देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर पी ओ एक्स, ठीक है, ये कितना होगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी ओ वाई प्लस पी ओ एक्स बराबर 180 डिग्री। मैंने अभी भी बताया कि यहाँ से लेकर के ये पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये जो है पी ओ वाई है, और इधर से ये पी ओ एक्स है, ये पूरी लाइन कवर हो गई, एक कवर हो गई। तो ये 90 तो दे रखा है, इसमें पी ओ वाई आपको 90 दे रखा है। ठीक है, पी ओ एक्स निकालना है, पी ओ एक्स बराबर कितना है वो निकाल लेते हैं। तो पी ओ एक्स छोड़ देता हूँ इधर 180, और इधर से माइनस 90 कर दूंगा, तो ये हो गया 90 माइनस, यहाँ पे आ गया ये 90 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल, ये पूरा बड़ा वाला एंगल बी ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए, तो अब मुझे मिल गया पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया आपको ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2/3। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बराबर जो है 2x डिग्री दे रखा है। ठीक है, मान लिया वो कोण x है। ठीक है, और b बराबर क्या दे रखा है, वो 3x डिग्री दे रखा है। ठीक है, आपको 3x डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि पी ओ एक्स जो अभी अभी निकाला ने एंगल, अगर मैं निकालूं पी ओ एक्स, ये बराबर किसके है, तो पी ओ और एक्स, पी ओ एक्स मैं दोबारा हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ये अभी थोड़ा सा समझना, ये तो ये मिट जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ये वाला एंगल है ये पूरा क्या है 90 डिग्री है। यानी कि पी पी ओ एक्स है, और पी ओ एक्स की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री।
और 90 डिग्री कितना है, ए प्लस बी है, यानी कि मैं कहूँ कि ए प्लस बी बराबर क्या है, एंगल पी ओ एक्स। सही है ना, अभी समझ में आया एंगल। तो ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2x डिग्री है, तो यहाँ पे 2x डिग्री, ए की जगह ए का मान लिख दिया यहाँ से। और बी का मान कितना है, प्लस में बी की वैल्यू है 3x डिग्री, एक्स डिग्री बराबर पी ओ एक्स निकाला था हमने 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया, 5x डिग्री बराबर हो गया 90 डिग्री। तो x डिग्री बराबर क्या हो गया, 90/5। काट दो, 5 का 90 में डिवाइड हुआ तो आ जाएगा 15×5 = 75, 15×6 = 90, 12×5 = 60, तो 12 आ रहा है। ठीक है ना, x बराबर क्या आ गया आपके पास में, x डिग्री बराबर क्या आ गया, 12, है ना, 12×5 = 60, नहीं सॉरी 12 नहीं, माई मिस्टेक, 18×5 = 90, 18 डिग्री आ गया, 12 नहीं 18, इसको माई मिस्टेक। यहाँ पे इसका 5 से काटोगे तो 18×5 = 90, यानी x डिग्री बराबर आपका आ गया 18 डिग्री, है ना, x की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री। तो यहाँ पर जो है a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू टोटल देख लीजिए आराम से। तो यहाँ पर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ, x की जगह क्या रख दूँ, x कितना है मेरे पास 18, तो a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a बराबर कितना है, 2x है, तो x कितना है, 2 अभी अभी 18 निकाला तो 18 बराबर कितना हो गया, 18×2 = 36 डिग्री। अच्छा b कितना है, b बराबर 3x है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो b बराबर 3x है, x की वैल्यू कितनी निकाली, 18, यहाँ पे b 3 × 18, 18×2 = 36, 18×3 = 54, ठीक है। तो 54 और 36 टोटल मिला के 90। अब देखिए ध्यान से, अब जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ समझ, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट। देखो ये जो है इसको मिटा दे। अब यहाँ पर जो दिया गया है इसको समझिए कि यहाँ पर ये जो लाइन है एम वाली, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाली लाइन चल रही है ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो ये लाइन है एम, तो ये बी से लेकर के पूरा सी तक ये कितना है, आपको पता है एक लाइन का जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, अभी समझ में आ रहा होगा आपको। बी प्लस सी कितना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी मुझे पता है, बी कितना है, 54 डिग्री, 54 प्लस में सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस में 4, कर लीजिए। 180 में से आप 54 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से घटा सकते हैं, आपका आ जाएगा 6, और यहाँ से आएगा 5 में से 2 8, 7 में से 2 26, 126। तो आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसका सी का ऑप्शन क्या है, सी पूछा है 126। इसको दोबारा समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, एक बार वीडियो को रिवाइज करना और आपको जो है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमारे को क्या निकालना था, सी निकालना था, और सी हमने देखा कि जो है आ रहा है 120। क्लियर हुआ, कैलकुलेशंस आपको करनी होंगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है आपको मेरिट में ले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, एक्स वाई और जेड का रेशियो है 3:7, तो एक्स का मान आपको निकालना है। अब यहाँ पे फिर से आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्या बोला गया है। मैं ऊपर वाला इरेज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, तो रहने दूँ, चलो रहने देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो क्लियर होगा कि ये ए बी जो है पैरेलल है। अभी समझ लीजिए, आपको सिंपल सिंपल क्या दिया गया कि ए बी जो लाइन है, ये वाली फर्स्ट लाइन जो है, ये सेकंड लाइन जो सी डी है इसके पैरेलल है, और सी डी जो है ये पैरेलल है ई एफ के, यानी कि तीनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है। यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी कि आपस में तीनों पैरेलल है, यानी कि तीनों समानांतर हैं। ये समझ में आ गया। अब आपको देखिए सबसे पहले दिया क्या गया है, तो दिया क्या गया है आपको, एक्स वाई और जेड का रेशो दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि y रेशो जेड बराबर दे रखा है आपको 3:7, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर आपको दिक्कत साफ नहीं दिख रही, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे। यहाँ पे जो है y रेशो जेड बराबर दे रखा है आपको, ये जेड है, ठीक है। y रेशो जेड जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 3:7। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ किसी की एक की वैल्यू, मान लीजिए मैं y की ही निकाल लूँ यहाँ से, तो मैं इसको y/z लिख सकता हूँ। y/z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/7। और यहाँ से मैं अगर y को यहीं छोड़ दूँ तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3/7 इंटू जेड।
सही है। तो यहाँ पे 3/7 जेड आ गया हमारा वाई। अब बाद में हम पहले वाई निकाल लेंगे तो अपने पास सब कुछ आ जाएगा, या जेड निकाल लेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब देखिए, यहाँ पे सिंपल सिंपल एक बात करूँ, ये वाई इसलिए निकाल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में वाई ही आ रहा है। एक्स के इधर वाई है और जेड के उधर वाई है, तो वाई थोड़ा ज़रूरी है, वाई निकल जाएगा। तो अब मैं मान लेता हूँ कि ये जेड है, तो ये मैंने मान लिया कि ये जो है आपका ये कोई पी या ए या बी मान लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ कि ये पी है, सपोज करिए पी मान लेते, ठीक है। तो मैं इसको पी लिख देता हूँ। हमने क्या माना, इसको माना पी, सॉरी उसको नहीं, जेड को नहीं, इसको माना हमने पी। अब ये एंगल पी है। अब आपको पता है कि अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि जेड जितना है उतना जो है ये वाला होगा। आपको अच्छी तरह से याद होगा, ट्रांसवर्सल लाइन तो आपने पढ़ी होगी। अगर ये जेड जितना है उतना होगा पी, और जितना आपका ये जेड है उतना ही होगा एक्स। ये तो सिंपल सी बात है ना, एक्स और जेड जो है ये कैसे है, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो P और Y ये टोटल मिल करके P प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं साइड में अगर यहाँ पे सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, आप इसको अगर समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझेंगे कि आपका P प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ठीक है ना। ये P और Y, क्योंकि ये दोनों एंगल जो मिलेंगे आपको पता ही है। मैं यहाँ पे अगर कोई लाइन बताऊँ, ये रहा, तो इसको कोई लाइन काट रही है ऐसे, मैं बोलूँ कि ये Y है और ये इधर वाला P है, तो इन दोनों का जो सम करूँगा टोटल ये कितना होगा, P प्लस वाई 180 डिग्री। यही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, P प्लस वाई यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अभी क्लियर हो गया, चलिए ठीक। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँ, देखिए एक चीज़, P प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, मुझे Y की वैल्यू दे रखी है 3/7 जेड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मतलब P की वैल्यू को भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि P बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा आपका। दोबारा देखिए, ये अल्टरनेट क्या है, P है, अरे ये आपका Z है, और Z किसके बराबर है, P के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि भाई आपका P बराबर Z है। ये तो समझ में आ गया, P बराबर Z है। तो यहाँ पे P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Z लिख सकता हूँ। यहाँ पे Z प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, वो 180, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर y प्लस जेड जो है 180 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर y की जगह जो y की वैल्यू है ये रही, y की वैल्यू जो है वो रख दूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा z प्लस वाई की जगह क्या रखूँगा, 3/7 जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये z और ये z जोड़ोगे तो यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका 7, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा आपके पास में 3z प्लस में 7z, यही आ जाएगा ना। यहाँ पे आ जाएगा 7z प्लस में 3z इक्वल्स टू 180, ठीक है। यहाँ पे आपका 7z हो गया और 3z, ये हो गया 10z/7 जेड है, ठीक है। मिटा देता हूँ, यहाँ पे है ये 10z/7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर मैं जेड निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, तो जेड निकालने के लिए मुझे यहाँ पर जेड को छोड़ दूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या करूँ, 10z इक्वल्स टू क्या करूँ, 180 इंटू 7 कर दूँ, 180 डिग्री इंटू 7। ये नीचे वाला अगर इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। जेड को यहीं छोड़ दूँ, जेड बराबर निकालना चाहूँ तो ये 10 जो है आके इसको डिवाइड कर देगा, तो 10 इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जेड 10 से ये 18 कट, जीरो कट गया, 18 × 7, 18 × 7 होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 126 डिग्री। तो 126 किसकी वैल्यू आ गई, जेड की। यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 126। तो जेड अगर 126 है तो जेड के बराबर ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये एक्स भी है। मेरे को ज़्यादा लंबा क्यों खींचना, जब मैं जेड निकाल लूंगा तो एक्स निकाल लूंगा, नहीं तो फिर जेड निकालो फिर वाई निकालो फिर एक्स निकालो, फिर लंबा हो जाएगा। तो लंबा नहीं करना। तो 126 आया तो एक्स भी कितना है, 126। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 126। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात जो है 1, 3 और 5 हो तो सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा। बस इतना आपको बताना है। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आपको क्या दे रखा है, अनुपात क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 1/3/5, ठीक है।
ये दे रखा है, तो इसको मैं मानूंगा। तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा कोण तो 5 वाला ही है, तो चलो सबको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका ये x है, ठीक है, प्लस में ये 3x है, प्लस में ये 5x है। तीनों कोणों का योग आपको सभी को पता है त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। ये टोटल कितना, 5 और 3 8 और 1 9, 9x हो गया। तो 9x बराबर 180 डिग्री हो गया। x बराबर कितना आ गया, तो 180 बटे में 9 आ गया, 9 दूनी 18, यानी x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। 20 डिग्री रखिए, 20 में यहाँ पे रखूंगा तो पहले का मान जो है 20 आएगा, दूसरे का मान 20 गुणा 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पे x रखेंगे। यहाँ पे 20 गुणा 3 60 आ गया, ठीक है। ये कितना आया था, 20 डिग्री था, x की वैल्यू 20 है, 20 है, ये 20 गुणा 3 60 और 20 गुणा 5 100। यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है कि 100 डिग्री जो है इसका आंसर होगा। 33 का राइट करेक्ट आंसर 100 डिग्री। समझ में आ गया होगा आपको। आपको बड़े कोण का मान, बड़ा कोण कौन सा है, 5 वाला है, जिसमें वैल्यू जिसकी भाई 5 है वही बड़ा कोण होगा ना, अनुपात है ना, जिसका अनुपात ज्यादा वही बड़ा होता है। अब इसके बाद आते हैं 34 नंबर। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इंग्लिश में अगर हम बोलें तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ए ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल कितने हो सकते हैं, आपको सभी को पता है कि एक ट्राइंगल में सारे के सारे कोण जो है 60 डिग्री के हो सकते हैं। आपको अच्छी तरह पता है ये तीनों कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के हो सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं जिसे, समबाहु त्रिभुज। तो यानी कि एक्यूट एंगल ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक्यूट के एंगल कितने हो सकते हैं, तो 3 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 3 ही एंगल है तो 3 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। अगला जो है क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें है मिसप्रिंट। चलिए, इसमें मिसप्रिंट है तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे ये भी 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी आपका मिसप्रिंट है, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं 37 में। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं जो है वो क्या होती है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, यानी कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, तो वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपका 37 में करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपका 37 38 में जो आपका मिसप्रिंट है तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम 39 नंबर में। अगर आप इस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो जो फर्स्ट मैंने इसी सेट को करवाया हुआ है बहुत पहले, आज से 5 महीने पहले, तो उस वीडियो को देखना, उसमें इसको क्वेश्चंस को करवा रखे हैं। 39 नंबर है, नीचे दी गई आकृति में ए डी और बी सी, ए डी जो भुजा है, ये ए डी भुजा जो है ये बी सी पर लंब है, यानी कि इस पर 90 डिग्री बना रही है, समद्विभाजी कर रही है, यानी कि ये बोल रहा है कि बी डी जो है ये और ये पार्ट जो है इक्वल है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन जो है इक्वल है। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर हिस्सों में बांटी गई है। तो यहाँ पर जो है इसको अगर इंग्लिश में बोलूँ तो बिलो फिगर ए डी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन साइड बी सी, बस इतना। त्रिभुज ए बी सी डी और त्रिभुज ए सी डी सर्वांग सम के किस नियम में सर्वांग सम होंगे, ये आपको बताना है कि जो ट्राइंगल्स हैं ये कौन से बेसिस पे जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा फॉलो करेगा, बस ये आपको बताना है। तो ट्राइंगल देखते ही आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा नियम लगने वाला है। हम इसमें देख रहे हैं कि देखो, इसमें ट्राइंगल जो दिया गया इसको समझिए। यहाँ पर बोल रहा है ए बी डी, यानी कि ए से चलना है, ए फिर बी और फिर डी पे पहुंचना है। इसी तरह से ए सी डी, ए से चलना है फिर सी के पास जाना है फिर डी के पास, यानी कि ये ट्राइंगल इस तरह से बोल रहा है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है ये आपस में किस नियम से सर्वांग सम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सिंपल से लफ्जों में समझें ध्यान से, देखो यहाँ पर जो है इसका ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसका मतलब है ना। और इसमें देखो, इसमें ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है, यानी कि इसमें क्या बोला है कि ये साइड और ये साइड जो है इक्वल है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और, जब हम इस तरह का ट्राइंगल देखते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और जब हम इधर से चल रहे हैं ए बी सी डी से, तो हमारा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी। अगर ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है और दोनों एंगल बराबर है, तो ऑटोमेटिकली तीसरी भुजा जो है बराबर होगी दूसरे वाले ट्राइंगल के। तो यहाँ पे ये एक साइड, फिर आपका जो है आप देखोगे यहाँ पर एक एंगल, यानी कि ये साइड जो है आपका दोनों में कॉमन है, साइड फिर एंगल और फिर से ये साइड। क्लियर हुआ, दोबारा बोल रहा हूँ समझना। यहाँ पे अगर आप समझे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, दोबारा समझिए, इसको सिंपलेस्ट तरीके से समझिए। यहाँ पे देखिए, इसमें बोला कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है आपका लंब समद्विभाजक है, यानी कि आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस ट्राइंगल का भी ये साइड है, ठीक है,
और इस ट्राइंगल का भी ये साइड, इस ट्राइंगल का भी ये साइड है और इस ट्राइंगल का भी ये साइड है, यानी कि दोनों के साइड ये है। फिर इसका एंगल जो है ये 90 डिग्री, इधर भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और फिर ये साइड बराबर, यानी कि साइड एंगल साइड आ रहा है। तो कौन सा नियम आ जाएगा, साइड एंगल साइड। इधर भी आ रहा है आपका साइड, फिर ये एंगल और फिर साइड, ठीक है। ये साइड और ये साइड बराबर है इसमें, बाकी ये एंगल बराबर है। तो साइड एंगल साइड के नियम से हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न जो है उसको देख लीजिए। किसी किसी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा होते हैं। तो क्या पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट आर द कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या होती हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में सारे के सारे सॉल्यूशंस। तो आशा करूंगा इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो करके बैठ जाइए, क्योंकि आपके 10th क्लास में भी यहाँ पे मदद होने वाली है और बिल्कुल तरीके से सेकंड टर्म भी बताया जाएगा। तो आप इसके लिए बिंदास रहिए और सारे के सारे सेट्स आपके करवा दिए गए हैं, उनको जरूर पढ़िए। अभी भी मैंने बताया, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको टच कर लीजिए, इसमें सब कुछ मिल जाएगा।